रोने पे दिल जो आए तो रो लेना चाहिए, रोने पे दिल जो आए तो रो लेना चाहिए, ये आईना कभी कभी धो लेना चाहिए। उसने कहा था हिज्र की बारिश में आऊँगा, उसने कहा था हिज्र की बारिश में आऊँगा, आँखों को आंसुओं से भिगो लेना चाहिए। सरमस्ती विसाल में ए दिल कभी कभी, कांटा फिराक का भी चबो लेना चाहिए। मुमकिन है आ गया हो वो यादों की खोज में, शहरे दिले ख़राब से हो लेना चाहिए। छुपने लगा है आईना शब के गुबार में, छुपने लगा है आईना शब के गुबार में, एक माहताब इसमें परो लेना चाहिए। वो कब का जा चुका तेरे ख्वाबों के शहर से, वो कब का जा चुका तेरे ख्वाबों के शहर से, तारिक नईम अब तुझे सो लेना चाहिए। सामीन कराम, नाजरीन कराम, तारिक नईम हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में और उनके शेर आपने सुने, पढ़े भी होंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं और दिल को छू लेते हैं, और लेकिन हमने इन्हें सोने नहीं दिया, हम इन्हें उठा के ले आए हैं कि आज ये हमारे स्टूडियो में हमारे नाजरीन, हमारे सामीन को अपने शेर भी सुनाएंगे और अपनी शायरी का पस मंज़र भी बताएंगे, और इन्होंने क्या क्या शेरी खिदमात, अदमी खिदमात हैं उन पे हम मुख्तसर बात करेंगे। और मेन बात हम ये करेंगे कि आज का ये तलातुम खेज़ दौर जो है, जो हालात जा रहे हैं, महंगाई है, कत्ल व गारत है, और जो करप्शन है, और इस तरह की जो समाजी बुराइयां हैं बहुत बदरजा आतम हम में आ चुकी हैं। हुकूमतें जो हैं उन्होंने वो हाथ खड़े कर चुकी हैं, हर बंदा परेशान है, बेचैनी का शिकार है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कि एंजाइटी है सोसाइटी में। उस हवाले से शायर, अदीब, लिखारी और मुसन्निफ़ीन और ये तबका जो है, लिटरेरी तबका जो है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ लिख रहा है, और वो जो कुछ लिख रहा है वो कितना मददगार होगा इस सूरत हाल की इस्लाह में। तारिक नईम साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। तारिक नईम साहब की किताब कुल्लियात है मेरे हाथ में, आँख से आसमान जाता है, आँख से आसमान जाता है, ये मजमुआ है। इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं। रुकी हुई शामों की राहदारियाँ, दिए में जलती रात, वक्त का इंतज़ार कौन करे। और आपने देखा ये तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं, तीनों जो मज़ामीन हैं, ये बड़े अछूते हैं। वक्त का इंतज़ार कौन करे, दिए में जलती रात और रुकी हुई शामों की राहदारियाँ। तारिक नईम जब भी कहते हैं यानी लिखते हैं तो ये हट के लिखते हैं बाकी शायरों से, बाकी अदीबों से। इनका जो तख़य्युल है और इनका जो अंदाज़ है और उसलूब है वो अलग है। जी तारिक नईम साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ अपने बारे में पहले बताएं कि शेर व शायरी की तरफ कैसे आना हुआ, और इसमें जो आपने इस सिन्फ को अपने इजहार का ज़रिया क्यों बनाया। वो इकबाल ने कहा है कि जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जहाँ बानी से है दुश्वार तर कारे जहाँ बीनी, जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा, नज़र पैदा। वाह। तो वो शायरी जो है ये दर्द दिल मांगती है। ठीक है। तो दर्द दिल इंसान को हालात से या कोई उसके वाक़यात से या सानेआत से वो पैदा होता है, और कुछ इंसान के अंदर वो एलिमेंट मौजूद होते हैं जो ये गम है या ठोकर है या ज़माने के जो हादसात हैं उसको वो महमेज़ करते हैं। तो इस तरह इजहार की राह हमवार जी, इजहार की राह। तो आपके कौल हमने भी सुना हुआ है और आप भी अभी कह रहे हैं कि दिल पे चोट लगना जो है, जी बिल्कुल, ये इसको मज़ीद चमक दे देता है, और आपके इजहार में मज़ीद जो है ये उसको मज़ीद निखारती है। और चोट तो तकरीबन सबको लगी होती है शायद, लेकिन एक अंदर जो एंटीना होता है ना, वो अगर ना हो तो फिर शायरी नहीं हो सकती। यानी हम ये कह सकते हैं कि
जो शायर होता है और जो लिखारी होता है वो बुनियादी तौर पे एक हसास आदमी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी हसासियत जो है वो उससे इजहार करवाती है। वो चीज़ों को जिस तरह देखता है आम आदमी या तो कोई दूसरा आदमी उस तरह नहीं देख सकता। ठीक है। और शायर एक उस मेराज पे है। ये शायरी असल में इजहार की आला तरीन शक्ल है। जैसे आपने फरमाया कि जहाँ बानी से मुश्किल है कारे जहाँ बीनी। जी, वो इकबाल ने कहा है कि यानी आसान अल्फाज में नाजरीन कि हुकूमत करने से ज़्यादा मुश्किल है देखना कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तारिक नईम साहब ये बताइए कि आज का जो पूरा शोक दौर है और हालात सबके सामने हैं, लोग परेशान हैं जी, इस कैफियत में शायर का कोई समाजी किरदार आप देखते हैं और क्या हमारा आज का शायर वो समाजी किरदार अदा कर रहा है? शायर कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन शायरी का एक बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है। शायरी हमेशा इंसानों की तहजीब करती है। ये लतीफ़ तरीन यानी रिफ़ाइन तरीन एक चीज़ है जो इंसान को यानी पढ़ने वाले को या सुनने वाले को खुद ब खुद उसकी अंदर से तहजीब करती है। ठीक है। लेकिन शायर का भी थोड़ा बहुत किरदार तो है, आखिर माशरे में वो रहता है, लेकिन वो किरदार अदा करेगा अपनी शायरी के ज़रिए। ठीक है। तो शायरी मैं कहता हूँ बहुत अहम किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी, लेकिन इसकी वजूहात कुछ और भी होती हैं और मेरा ख्याल में वो लीडरशिप से आती हैं। सही या दूसरे हालात से। बिल्कुल बजा फरमाया तारिक नईम साहब ने कि इंतज़ामी मामलात जो हैं और जो फ़ैसला साजी है वो कहीं और होती है, लेकिन बहरहाल चूँकि शायर को पढ़ा जाता है और शायर को लेके लोगों ने आइडियलाइज़ किया होता है ना जी, तो इसलिए शायर जब लिखता है तो उसका असर भी माशरा लेता है। जी बिल्कुल। जी हाँ। वो शायर तो ज़ाहिर है कि वो आम सतह पे तो एक और आदमी है, वो घर में एक और आदमी है। मैं कहता हूँ कि तख्लीक करते हुए बाज़ औक़ात शायर जो है अपनी ज़ात से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और कभी कभी कायनात से भी बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो बिल्कुल शायर का तख़य्युल जो है वो मैं कहा करता हूँ कि शायर का जो तख़य्युल है ये रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ और यही मैं कहता हूँ कि इस वक्त रफ्तार के जितने भी पैमाने हैं ख्याल उनसे सबसे तेज़। वो आपकी बात सही है। बिल्कुल। तो अच्छा नाज़रीन, शायरों की जब बात होती है थोड़ी सी शगुफ्ता गुफ्तगू की तरफ हम चलते हैं। जी जी। तो शायर जो हैं उनके हवाले से शायरी को एक तो काम नहीं समझा जाता। जी ठीक है ना। जैसे जी हाँ, जैसे हम सहाफ़ियों के काम को काम, वो सहाफ़ी का रिश्ता लेके गए ना उसके घर वाले, तो लड़की वालों ने कहा जी लड़का काम क्या करता है, तो उन्होंने कहा जी सहाफ़ी है। लड़की वालों ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम क्या करता है? उन्होंने कहा जी लड़का सहाफ़ी है। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उसकी टोर होगी, बड़े तलक़ात होंगे, लेकिन काम क्या करता है? तो उस पर बजाय रिश्ता होने के वो लड़ाई हो गई, भैया हम आपको बता। तो इसी तरह शायरी को भी असल में सरमायादारी का दौर है, मादा परस्ती है, इसमें शायर की तख़य्युल की कोई क्या कदर कर सकता है और शायर की खिदमात को कोई किस तरह एतराफ़ कर सकता है, इस पर मैं चाहूँगा आप हमें कुछ बताएं कि शायरी जो है इसको माशरा जो है इसकी उस तरह कदर कर रहा है जिस तरह होनी चाहिए? नहीं, हमारे माशरे में तो वो बात नहीं है। सिर्फ शायरी नहीं है और जितने फ़नून हैं वो हमारे माशरे में उतनी उनकी वज़ीराई नहीं है जितनी होनी चाहिए। तमाम फ़नून में लतीफ़ा की बात करें, गुलकारी है, अदाकारी है, शायरी। लेकिन राहत फ़तेह अली खान तो बड़े पैसे लेता है कंसर्ट के, और बाकी भी जो ये अब पॉप सिंगिंग वाली जो ख़वातीन हैं और वो तो काफ़ी पैसे लेती हैं। अब पैसे लेते हैं और लोग पैसे देते भी हैं, लेकिन वो पजीराई उतनी उस तरह की नहीं है। ठीक है। जिस तरह की उसमें आ जाता, ग्लैमर आ जाता है, शोबिज़ आ जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, शायरों के हवाले से ये भी कहते हैं कि वो कुछ बड़े नाम ऐसे गुज़रे हैं कि उनके साथ ऐसी कहानियाँ हैं
कि वो अपने घर के अखराजात से वो बेखबर थे या लापरवाह थे। जी बिल्कुल सही। उसमें बहुत बड़ा नाम लिया जाता है जॉन एलिया का। जी वो तो उनकी जो अहलिया हैं हिना नाम है ना उनका, जी ज़ाहिदा हिना जी, उनके हवाले से अभी उनकी जो बेटी है वो अब जवान हुई है, तो उसमें भी एक आर्टिकल लिखा हुआ था। उसने बहुत सी बातें लिखी हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन उस लुबे लुबाब ये था कि जॉन एलिया साहब ये कहते थे, भाई मैं इतना बड़ा शायर हूँ तो तुम मुझे ये घर की सब्ज़ी और दाल के चक्कर में डाल रही हो, ये मैं दाल रोटी वाला तो नहीं हूँ। तो शायर जो है उसके घर का चूल्हा कहते हैं कि वो ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। ये क्या मामला? ये असल में ये पहले तो ये एटीट्यूड गलत है। शायर अलग होता है, लेकिन वो एक माशरे का फ़र्द होता है, जिम्मेदार फ़र्द होता है। ठीक है। ये वो जो हमारी पुरानी शायर थे ना, उनमें ये था कि कुछ था और कुछ बने हुए थे। कुछ बने हुए थे। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये जो वो चादर ले लेना, बाल बिखरा लेना, हाफिज जलंधरी मरहूम, जी जी, वो अब मैं क्या अर्ज करूं, वो ज़ारबंद नीचे निकाल लिया करते थे जब मुशायरे में जाने के लिए। अच्छा अच्छा। और वो जा रहे हैं, तो मतलब है कि अब आप बताएं कि इसमें कौन सी वो मतलब कोई इसका मतलब तो वो एक कल्चर था, शेरवानी नहीं धोनी और टोपी उसी उतना वो चलानी है सब, और काम कोई नहीं करना। आज का शायर वो शायर नहीं है। आज का शायर, हालांकि शायरी फुल टाइम जॉब है, प्रैक्टिकल है। जी प्रैक्टिकल है, दफ्तर में काम करता है, घर आता है, बिल जमा करवाता है, वो सब्जी लाता है, सारा कुछ वही है। ठीक है, और होना भी चाहिए। बिल्कुल सही है। नाज़रीन किराम, तारिक नईम जैसे मैंने बताया कि बहुत अछूता उसलूब है इनका। अब ये कुलियात में से मैं चाहूँगा कि तारिक नईम साहब हमें कुछ अपना कलाम शायर बज़ुबान शायर हो जाए। हाँ, वो मैं इसको तो इस तरह कर लेता हूँ, मैं ज़ुबानी मुझे याद है। जी जी, इरशाद। अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, वाह। अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा। हाँ, अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे, शहर गुमा में हसरत ताबीर के लिए। वाह। शहर गुमा में हसरत ताबीर के लिए हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे। वाह जी वाह। शहर गुमा में हसरत ताबीर के लिए हर एक को अपना ख्वाब सुनाना पड़ा मुझे, पढ़ने लगा था एक खलल सा उड़ान में। वाह। अच्छा। पढ़ने लगा था एक खलल सा उड़ान में, रास्ते से आसमान हटाना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह, यानी आसमान से आप बाहर निकल गए। जी, पढ़ने लगा था एक खलल सा उड़ान में, रास्ते से आसमान हटाना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह। मैंने ही रोशनी का बताया था और फिर। अच्छा। मैंने ही रोशनी का बताया था और फिर पहला दिया जला के दिखाना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह। मैंने ही रोशनी का बताया था और फिर पहला दिया जला के दिखाना पड़ा मुझे, यानी वो कहते हैं ना, जड़ा बोले वही कुंडा खोले। अच्छा अच्छा। मैंने ही रोशनी का बताया था और फिर पहला दिया जला के दिखाना पड़ा मुझे, आगे निकल चुका था बहुत आसमान से, आगे निकल चुका था बहुत आसमान से, उसकी सदा पे लौट के आना पड़ा। वाह 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 वाह। आगे निकल चुका था दूर से वापस बहुत आसमान से, उसकी सदा पे लौट के आना पड़ा मुझे, शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो। शब की ये शर्त थी कि दिया तक न साथ हो, जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे। जलता हुआ चिराग बुझाना पड़ा मुझे, तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक़ में। अच्छा। तारिक नईम यूं ही संवरने के शौक़ में खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा। खुद को नए सिरे से बनाना पड़ा मुझे। अब के बरस ये रंज उठाना पड़ा मुझे, तुझसे मिले बगैर ही जाना पड़ा मुझे। और इतनी मोहब्बत है तारिक नईम को अपने महबूब से
कि आसमान से बाहर निकल गए तो उसने आवाज़ दी तो फिर लौट के आ गए। मुखलिस आदमी हैं, इसीलिए हमारे दोस्त भी हैं। आज हमने इनको तकलीफ़ दी, ये हमारे स्टूडियो में आए। तारिक नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कोई आखिर में कोई बात आप कहना चाह रहे हों और मैं वो सवाल ना कर पाया हूँ, कुछ आप कहना चाहेंगे मुख्तसर? बस मेरे ख्याल है कि हमारे मुआशरे को में अदम बर्दाश्त का जो रवैया है ना वो बहुत, और हमें इसी पे सोचना चाहिए कि ये क्यों है और इसका सद्भाव कैसा हो सकता है, क्योंकि जब तक किसी मुआशरे में बर्दाश्त नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। और इसकी मिसाल नाज़रीन किराम, कल का 3 दिसंबर 2 दिन पहले का सानहा भी है सियालकोट का हमारे सामने, और बहुत से सानहात हो चुके हैं। तो बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमने ये मुल्क कायम रखना है, और अगर हमें इस मुल्क का नाम आगे बढ़ाना है, और अगर हमें दुनिया में इज़्ज़त हासिल करनी है। तारिक नईम साहब का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।